हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में हमने तुलनात्मक प्रणाली के बारे में किया था, ठीक है। तो देखिए आज हम फिर से तुलनात्मक राजनीति, इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, इसके बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक युग की देन नहीं है ना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तुलनात्मक राजनीति बहुत टाइम पहले से चली आ रही है ना, बल्कि इसका गौरवपूर्ण अतीत है। तुलनात्मक राजनीति के विकास की गाथा अरस्तु से प्रारंभ हुई। अब एरिस्टोटल के बारे में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने भी पॉलिटिक्स पढ़ा है वो सब एरिस्टोटल के बारे में जानते हैं। जनक कहते हैं, है ना, एरिस्टोटल को पॉलिटिक्स का जनक कहते हैं। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम 158 देशों में, ठीक है, संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ठीक है, बहुत सारे देश हैं। तो अरस्तु ने कितने संविधानों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था? 158 देशों का, ठीक है। राज्य संबंधी सिद्धांतों की नींव रखी। अरस्तु के बाद अनेक विचारक सदैव यही बात सोचते रहे कि कौन सी शासन व्यवस्था किस समाज के लिए उपयुक्त हो सकती है, ठीक है, कि भाई क्या किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए, समाज में क्या चीज़ ज़रूरी है ना समाज के लिए। जैसे आप इंडिया को ले लीजिए, इसमें ना आप देखते हैं कि भाई गुट निरपेक्ष इंडिया को कहा जाता है, ठीक है। गुट निरपेक्ष मीन्स यहाँ पर आप धर्म बहुत हैं, लेकिन ये धर्म के आधार पर इसका गठन नहीं हुआ। इंडिया का जो गठन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो धर्म के आधार पर ना होकर लोकतंत्र पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का यही महत्व बता रहे हैं कि भाई देखिए, अब देखिए यहाँ पर उपयुक्त हो सकती है इनकी बात। इसी बात में तुलनात्मक शब्द का समावेश हो जाता है। अरस्तु के बाद जो आते हैं, नेक्स्ट वन आते हैं मैकियावेली, ठीक है, फिर मॉन्टेस्क्यू है, मार्क्स है। अब मार्क्स के बारे में भी हम सभी जानते हैं, ठीक है। मार्क्स की जो विचारधारा है, अवधारणाएं हैं, बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। आदि विद्वानों ने तुलनात्मक विश्लेषण का विकास करके तुलनात्मक राजनीति का विकास किया है। इस लंबे विकास के दौर से गुजरती हुई तुलनात्मक राजनीति अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाई है। अनेक उतार चढ़ावों के बाद, ठीक है, अनेक उतार चढ़ावों के बाद देखिए यहाँ पर परिपूर्ण तुलनात्मक राजनीति आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में विराजमान है। इससे पहले देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम जो हमने देखे, उसके अंत के बाद तुलनात्मक जो राजनीति है वो तुलनात्मक राजनीति के रूप में आई। इससे पहले ये तुलनात्मक सरकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता था? तुलनात्मक सरकार कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास, है ना। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए, एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप टू सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना। अब जो हिंदी और देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है यहाँ पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विकास, एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंस पोजीशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। अब इन विषयों पर हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास। अब यहाँ पर क्या बता रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध, हम सभी जानते हैं कितनी जान मान की हानि हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। अब अरस्तु का योगदान यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अरस्तु का क्या योगदान रहा, उनका जो था ना डेडिकेशन जो था अपने काम के प्रति क्या रहा, ठीक है। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का जनक कहा गया। जैसा अभी मैंने आपको बताया भी, अरिस्टोटल को ना राजनीति का जनक कहते हैं, वहाँ से उनकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अरस्तु ने सर्वप्रथम 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया, ठीक है, करके शासन प्रणालियों के क्रमबद्ध किया, यानी कि उनको सीक्वेंस में लगाया कि बेस्ट कौन सा है, उसके फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, थर्ड नंबर पर कौन सा, कि सबसे बेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ठीक है। उनकी पद्धतियाँ जो थी, उनसे प्रश्न उठाए, उनका समाधान भी किया, ठीक है, उनके समाधान उठाए। अगर आप देखो, आप किसी चीज़ का अध्ययन करोगे, ठीक है, जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे तो आपके मन में प्रश्न नहीं उठेंगे। जब आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं तो आप क्वेश्चनेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करके राजनीतिक शास्त्र को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया, सर्वप्रथम प्रयास किया था, ठीक है। उसने अपनी वैज्ञानिक पद्धति के बल पर तत्कालिक शासन व्यवस्थाओं का गहरा अवलोकन किया,
ठीक है। उन्होंने भाई देखो निष्कर्ष किए बहुत सारे, उन्होंने ना एनालिसिस किए, ठीक है भाई, किस राजनीति में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने विचार विमर्श किया, गहनता से अध्ययन किया, है ना। देखिए अब देखिए राज्य संबंधी सिद्धांतों का निरूपण किया, ठीक है। राज्य से संबंधी बेसिकली क्या होता है, कहाँ ज़रूरत होती है पॉलिटिक्स की ज़रूरत, राजनीति की ज़रूरत क्यों है देश के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने इस चीज़ पर बहुत अध्ययन किया, इस चीज़ के ऊपर क्यों ज़रूरत है पॉलिटिक्स की, राजनीति की ज़रूरत क्यों नहीं, क्यों है, ठीक है। अब एक आदर्शवादी अध्ययन न करके उन्होंने यथार्थवादी अध्ययन पर जोर दिया। अब ये सोचने योग्य बात है कि भाई यहाँ पर जो है अरिस्टोटल क्या कह रहे हैं कि उन्होंने भाई यहाँ पर किस अध्ययन पर जोर दिया, यथार्थवादी अध्ययन पर जोर दिया, जबकि आदर्शवादी अध्ययन पर उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उनके वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करके उपयोगी निष्कर्ष निकाले और उसने क्रांति के कारणों का पता लगाया, है ना। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना दुनिया जो है वो बिखर चुकी थी, ठीक है। बहुत सारे देश आज़ाद हुए, हम जानते हैं कि भाई हमारा देश इंडिया जो है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में समाप्त हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद ही, ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं है यहाँ पर, तो उसके बाद जो है ना हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी के बाद बहुत सारे देश जो थे वो स्वतंत्र हुए, इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। उसमें से एक देश हमारा भी था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने क्रांति के कारणों का, भाई ये सब जो हुआ इसका रीज़न क्या था, हम सब जानते हैं ये चीज़, जब कोई घटना घटती है तो हमें ये तो पता होता है भाई ये हुआ, बट उसके पीछे के रीज़न जानने की कोई कोशिश नहीं करता। तो अरस्तु जी ने क्या किया, इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं मुद्दों पर अध्ययन किया, ठीक है। इस तरह उन्होंने अरस्तु इसी बात को महत्व देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लेटो का भी एक जिक्र किया गया है कि प्लेटो ने भी आदर्शवादी ना करके यथार्थवादी अध्ययन पर जोर दिया, ठीक है। प्लेटो को भी उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। उसने सरकारों, शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण को सुनिश्चित किया, ठीक है। इस तरह से अरस्तु का महत्व इसी बात में है कि उसने तुलनात्मक पद्धति का विकास किया, ठीक है। उसके द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक पद्धति आज भी तुलनात्मक अध्ययन का आधार है, बेसिक है, ठीक है। तुलनात्मक पद्धति, आप उसका रिसर्च का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से, उसका कार्य प्रणाली क्या है। अब आगे देखिए मैकियावेली और पुनर्जागरण काल, ठीक है, मैकियावेली एंड रेनेसेंस, ठीक है। अब बौद्धिक पुनर्जागरण के काल में, पुनर्जागरण भी लोगों को जगाना, पुनर्जागरण के काल में राज्यों को दैवी संस्था के बजाय मानवकृत संस्था बताया गया, ठीक है। मैकियावेली क्या कहते हैं कि भाई जो बौद्धिक पुनर्जागरण का समय है, राज्य को, जो राज्य है उसको दैवी यानी कि देवी देवताओं की संस्था नहीं बताया गया है। वो कहते हैं ये मानवकृत है, ये किसी देवी देवता ने नहीं बनाया, है ना। ये किसी देवी देवता ने आकर नहीं क्या कहा कि भाई राजनीति करो आप लोग, ठीक है, या राज्य बनाओ, ठीक है, या राजा होगा या नेता होगा, ये कोई देवी देवता आकर नहीं बोलता है ना। ये मानवकृत है, मानव ने अपने तरीके से अपने समाज को, अपनी दुनिया को सही तरीके से चलाने के लिए एक मानवकृत संस्था बनाई है ना। इस युग में मानववाद और बौद्धिक स्वतंत्रतावाद का प्रचार हुआ। इस युग में मानव को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माना गया, ठीक है। अब क्या है, उसने मापदंड, उसको बेसिक क्या बनाया है कि भाई इसका मापने का तरीका, इसको तोल करने का तरीका किसको बताया है, मानव को बताया है। मैकियावेली ने बौद्धिक पुनर्जागरण का काल प्रतिनिधि होने के कारण राजनीति शास्त्र में पद्धति संबंधी प्रश्न फिर से उठाए, ठीक है। देखिए मैकियावेली क्या कहते हैं कि भाई पद्धति संबंधी, अब कह रहे भाई एक तो बता दिया कि भाई यहाँ पर मापदंड का जो आधार बता दिया वो मानव को बता दिया, लेकिन मैकियावेली क्या कहते हैं बौद्धिक पुनर्जागरण काल में कि प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने क्या राजनीतिक पद्धतिशास्त्र में संबंधी प्रश्न उठाए हैं कि अपनी पुस्तक में प्रिंस में बताया कि भाई द प्रिंस जो पुस्तक है मैकियावेली की, उन्होंने उसमें बताया है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका अध्ययन क्यों ज़रूरी है। उन्होंने बहुत सारे उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि भाई ये है तो सही, ये चीज़ आप बता तो रहे हो, बट ये क्यों है, आप इसको किस बेस पर इस चीज़ को प्रूफ कर रहे हो, ठीक है ना, इसके कुछ तथ्य तो होंगे। उसने राज्य कला और प्रशासन कला के बारे में नए विचार प्रस्तुत किए, ठीक है। उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में बताया कि एक सफल शासक में कौन कौन से गुण
होने चाहिए। यहाँ देखिए द प्रिंस में वो बताते हैं कि एक सफल शासक में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं सबसे सर्वोच्च, उनको बनाया जाता है भाई ये जो है हमारे देश को चलाएंगे तो उनमें क्या गुण होने चाहिए, है ना। भाई एक शासक में, एक राजा में क्या गुण होने चाहिए। उसने अच्छे और बुरे शासन पर विचार प्रकट किए हैं इस बुक के अंदर। ठीक है, आप इस बुक को अगर पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर प्रशासन कैसे चलाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर राजनीतिक व्यवहार और शासन कला के बारे में विस्तार से बताया। ठीक है, देखिए राजनीति को व्यवहार में लाना, शासन कला में लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसने अच्छे और बुरे शासन पर अपने विचार प्रकट किए। उसने अपने ये विचार प्रकट करने से पहले अनेक शासन व्यवस्थाओं को गंभीर अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने ऐसी हवा में बात नहीं कही। अब कोई भी बात हवा में कहते हो तो कौन विश्वास करेगा। जब भी कोई वैज्ञानिक या कोई आपको विद्वान कोई बात तथ्य के साथ बताता है, प्रूफ के साथ बता रहा है, तभी आप विश्वास कर सकते हो कि भाई ये चीज़ पर मैंने अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, ये इसके तथ्य हैं, ठोस तथ्य हैं और इसी चीज़ पर मैं इस चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ। उसने सबसे पहले धर्म व राजनीति को पृथक करके इसके औचित्य पर प्रकाश डाला। ठीक है, उसने अपने विश्लेषणात्मक आधार के अध्ययन के आधार पर वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके कारणों की खोज की और सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए। ठीक है, और इतिहासवाद का मेल, ठीक है, इतिहासवाद का जो मेल बता रहे हैं वो कि भाई इतिहासवाद का विकास किया, वर्तमान समस्याओं की जड़ें इतिहास में तलाश की। देखिए इतिहास हमारा आधार होता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर आपको मकान मजबूत बनाना है तो आप उसकी नींव मजबूत कीजिए, है ना। अगर नींव में कमी है तो आप बिल्डिंग अच्छी खड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपका इतिहास आपको क्या सिखाता है, उसमें क्या कमियां और क्या अच्छाई हैं, उसका अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। अब उसने राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य सामाजिक अभियंत्र सोशल इंजीनियरिंग को बताया तथा श्रेष्ठ समाज की रचना के उपाय भी बताए। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिकता के गुणों से भरपूर आगमन अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। ठीक है, उसने अध्ययन का प्रमुख विभिन्न उद्देश्य बताए कि भाई प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन करके इटली के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था की तलाश करना था। अब कहाँ के लिए कर रहे हैं मैकियावेली के, भाई इटली के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था की तलाश ये इटली से कर रहे हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक द प्रिंस में के माध्यम से उसने अपने इस उद्देश्य का प्राप्त किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम मॉन्टेस्क्यू का योगदान। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जी जो हैं, जो विद्वान हैं, उनके योगदान के, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब बुद्धिवादी युग का विचारक होने के नाते मॉन्टेस्क्यू ने अपने चिंतन का लक्ष्य सामाजिक अभियंत्र की बजाय संवैधानिक अभियंत्र बताया। ठीक है, ये देखिए अभियंत्र बताया। उसने अनुभूतिमूलक और पर निरीक्षण पर आधारित वैज्ञानिक व ऐतिहासिक पद्धति को अपनाकर राजनीतिक समस्याओं का विवेचन वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया। ठीक है, अब आप जब तक आधार से, आप सतह से जब तक नहीं जुड़े हैं समाज की, तो आप उनकी परिस्थितियां नहीं समझ सकते। ठीक है, उनकी परेशानियां क्या हैं, वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये देखिए अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में संविधान निर्माण की कला को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और बताया कि सरकारों का संगठन कैसे किया जाए। ठीक है, आगे देखिए उनका जो ग्रंथ है द स्पिरिट ऑफ लॉज किसका है, किनका ये है, देखिए मटेक्सी जी का जो है, जो द स्पिरिट ऑफ लॉज आधुनिक समस्याओं का दीर्घदर्शन मतलब दूर तक का, ठीक है, दीर्घदर्शन बड़ा दर्शन। उसने इस ग्रंथ में सरकारों के उदय और
विकास पर पराभाव पर विचार करते हुए तुलनात्मक पद्धति का ही सहारा लिया। उसने इस ग्रंथ में लिखा है, मैंने इस बात पर विचार किया। देखिए क्या लिखते हैं, मैंने इस बात पर विचार किया है कि सरकार के विभिन्न रूपों में कौन सा बुद्धि के सबसे अनुरूप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा सबसे अनुरूप है, और मुझे यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्र सरकार सह होती है जो जनता की स्वतंत्रता प्रवृत्ति से अधिक अनुकूल उसका प्रदर्शन करे। ठीक है, यहाँ पर ये इनके बताने का महत्व है। देखिए उसका विश्वास था कि मानवीय संस्थाएं, परंपराएं और कानून किसी दैवी स्रोत की उपज न होकर पेड़ पौधों की तरह अनुकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे विकसित होती हैं। कि कोई जादू कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि भाई जादू चलाया और झट से वो प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहे हैं कि भाई उनका कहने का तात्पर्य है कि भाई ये एक पेड़ पौधे की तरह, एक छोटा बच्चा जैसे पलता है ना, धीरे धीरे परिवर्तन परिस्थितियों में धीरे धीरे आता है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र का संपूर्ण मानवीय संबंधों के साथ अध्ययन धर्म, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, है ना, मनोविज्ञान आदि विषयों के संदर्भ में ही करना चाहिए। इस तरह मोंटेस्क्यू जी हैं, उनका कहना है कि भी राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार किया। उसके द्वारा प्रतिपादित सभी विषय आज तुलनात्मक राजनीति का अंग है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये राजनीति का हिस्सा होती हैं। आप अर्थशास्त्र कह लीजिए, इतिहास कह लीजिए, भूगोल कह लीजिए, मनोविज्ञान कह लीजिए, है ना, ये सब राजनीतिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं, है ना। अब आगे देखिए, उसने विभिन्न समाजों की पारस्परिक निर्भरता की प्रतिपादित सभी विषयों में अंग है निर्भरता की व्याख्या की है। उसने सामाजिक परिवर्तन को एक तकनीक कहकर सामाजिक व्यवस्था को मनुष्य द्वारा बदलने की बात कही है। उसने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके समाजों में श्रेष्ठतर अंतर संगठनों का पता लगाया है और अपनी श्रेष्ठ सरकारों के निर्माण संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, है ना। मोंटेस्क्यू जी ने भाई उन्होंने श्रेष्ठतर संगठनों का पता लगाया अपनी श्रेष्ठ सरकारों के निर्माण के लिए। ठीक है सॉरी। इस तरह मोंटेस्क्यू जी की रुचि राजनीतिक व्यवस्थाओं के सरकारी ढांचे को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में थी, है ना। उसने राजनीतिक व्यवस्थाओं का बाह्य पर्यावरण से संबंध, आर्थिक कारकों और व्यवहारों की राजनीतिक भूमिका में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में की समस्याओं में अपना ध्यान लगाया। राजनीतिक व्यवस्था की जीवन क्षमता पर विचार किया, है ना। उनके जो है ना द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक व्यवस्थाओं का संरचनात्मक पर्याक्रियात्मक विश्लेषण, राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण मोंटेस्क्यू जी हैं उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों और विधियां आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति महत्वपूर्ण आधार है। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे का हम कल करेंगे, आगे की वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, शेयर द वीडियो, ताकि अगर आपको मेरी नॉलेज इंफॉर्मेबल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।